अंधश्रद्धा निर्मूलन के बारे में बताया, वो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके सिवा एक आप खुद राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सारी चीजों के जानकार है। आप इन देवेंद्र फडणवीस के जो मुख्यमंत्री काल था, उसको किस तरह से देखते हैं? यानी आप अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून को छोड़ दीजिए, एज अ मुख्यमंत्री उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 5 साल में? पहले एक तो मैं ना खाऊंगा, मैं ना खाने दूंगा, ऐसा मोदी जी कहते थे। वही बात देवेंद्र जी जाने अनजाने में कहते थे। शुरुआत में मंत्रालय में, अभी तो आप सभी लोग मंत्रालय में काम करते थे, इसलिए आपको बहुत अंदर की बातें मालूम है। आप जैसे ही लोगों के कारण मुझे भी अंदर की बातें मालूम होती रहती थी। शुरुआत में मुझे सही में लग रहा था कि मंत्रालय लेवल पर भ्रष्टाचार बहुत कम हो चुका है। गांव के स्तर पर वो एकदम से कम हो, ये तो अपेक्षित नहीं था, क्योंकि पूरी यंत्रणा वहां तक अभ्रष्टाचारी बने, ये बहुत लंबे समय की बात है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ शायद देवेंद्र जी खुद हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, इसलिए मंत्रालय स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार कम हो रहा है, ऐसा शुरुआत में इंप्रेशन था। लेकिन धीरे धीरे न्यूज आने लग गई कि पहले से भी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, बंद तो नहीं हुआ है। तो सबसे पहला यह भ्रम निराश हुआ कि देवेंद्र जी आने के बाद में एक अच्छा इंसान है, अच्छी व्यक्ति है, इसलिए भ्रष्टाचार पर कुछ लगाम लगेगा, वैसा तो दिखा नहीं। दूसरा, वो अच्छा काम करेंगे। हालांकि वो शुरुआत में बहुत मेहनत से काम करते थे, ये दिखता था। उनकी जो पानी योजना थी, जल संधारण की योजना, जल शिवार योजना कर नाम दिया था उसका, उसके लिए वो बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत मेहनत ले रहे थे। और उनको ऐसा सही में लगता था कि किसानों को उनका कर्जा माफ करने से अगर हम बड़े पैमाने पर ये व्यवस्था कर पाए और गांव-गांव के किसानों को पानी अगर उपलब्ध हो बड़े पैमाने पर, तो शायद उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तब मैंने उनको मैसेज भी भेजे थे कि इससे सवाल हल नहीं होने वाला है। आपकी जल शिवार योजना अगर 100% सक्सेस होती है, उसके बावजूद किसानों के सवाल हल नहीं होंगे, क्योंकि सही सवाल का जवाब है उनको स्वामीनाथन मूल्य आयोग अनुसार उनको कीमत देना। और जैसा कि भारत यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी, या गवर्नमेंट नहीं, देवेंद्र फडणवीस इन्होंने और मोदी जी ने जैसा कबूल किया कि स्वामीनाथन आयोग का जो भी प्राइस होता है उसके अनुसार उसके 1.5 गुना हम देंगे, एमएसपी के 1.5 गुना देंगे। तो ये एमएसपी के 1.5 गुना देंगे, ये अगर आप करते हो तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता था कि ये प्रामाणिकता से प्रयास कर रहे हैं। शायद क्या हो गया था कि धीरे धीरे जाने अनजाने में उन्होंने मोदी पैटर्न महाराष्ट्र में अमल में लाया। एक मुख्यमंत्री और बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बाकी सब लोगों से तो हम मिल रहे थे, आप भी मिल रहे थे, मैं भी मिल रहे थे। सभी मंत्री लोग कहते थे कि उनके पास में कोई अधिकार बचे नहीं, जो कुछ निर्णय होते मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं। ये पैटर्न कांग्रेस गवर्नमेंट में कभी नहीं था, शरद पवार जी के जमाने में भी नहीं था, जबकि शरद पवार जी बहुत ही ताकतवर मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमेशा, तो भी नहीं था। ये पैटर्न पूरी तरह से तैयार हो चुका था और शायद इस कारण उन तक सही जानकारी नहीं पहुंचती थी। उनको सही में लगता था कि जल संधारण के काम अपने बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं जल शिवार योजना के अंतर्गत, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, ये इसकी जानकारी तक उन तक पहुंचती थी नहीं पहुंचती थी पता नहीं है, लेकिन उस काम में काफी भ्रष्टाचार हुआ, झूठे रिपोर्ट्स उन तक गए और वो उसी इसमें रहे। ये उनके सभी कामों के बारे में हुआ। हालांकि गृह मंत्रालय से मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है, वो गृह मंत्री थे। मैं इतना कहूंगा कि सनातन के इन्वेस्टिगेशन के केस में उन्होंने कभी भी निगेटिव हस्तक्षेप नहीं किया। यानी आप थोड़ा रोको, उन लोगों को छोड़ दो, उन लोगों के तरफ थोड़ा ध्यान मत दो, इस ढंग से कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। हमेशा सनातन के बारे में जो भी हुआ उसमें, क्योंकि मैंने भी उनको सनातन क्या है बहुत विस्तार से समझाया था, उन्होंने समय भी दिया था, समझ भी लिया था। उनकी प्रतिक्रिया ये थी पहले की, तो मुस्लिम अतिरेकी कोई मुस्लिम टेररिस्ट से भी बहुत ही भयानक लोग है ये उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। और फिर बाद में उन्होंने कभी भी उनके लिए अलग से कोई निर्देश नहीं दिए। उल्टे पुलिस अधिकारी कहते हैं कि साहब ने हमको कभी रोका नहीं है, उल्टा उनका आग्रह होता है कि दाभोलकर जी और पानसरे जी के जो भी मर्डरर्स हैं उनको ढूंढा जाए और वहां तक हमने पहुंचना चाहिए। तो ये उनकी अच्छी साइड भी मैंने देखी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में वो
सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए उनको लगा कि कागज पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। वो इसी भ्रम में आज भी है। उनको सही में लगता है कि मैंने महाराष्ट्र में बहुत सुंदर काम किया, बहुत सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन किया है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन सही जानकारी उन तक नहीं पहुंची है, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल लीडर जो दूसरा एवेन्यू ओपन रखते हैं, अलग अलग सोर्सेस से जानकारी लेते हैं। शरद पवार जी की एक खासियत रही है, वो हमेशा अलग अलग सोर्सेस से जानकारी लेते रहते हैं, खुद फोन करते हैं। यानी मैं पहला मुख्यमंत्री देखा कि मैंने जब गोवा की उनको जानकारी दी तो गोवा के एक इंस्पेक्टर को उन्होंने खुद फोन किया, मुझसे नंबर लिया और खुद फोन किया। मुझे इतना आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा, इतने बड़े स्टेचर का, जब इतना बड़ा मंत्री रहा हुआ व्यक्ति एक इंस्पेक्टर को खुद होकर फोन करता है, क्योंकि जानकारी प्राप्त करनी है, सही जानकारी मुझे चाहिए, केवल इसके लिए। तो ये सही जानकारी प्राप्त करने की यंत्रणा शायद देवेंद्र जी के बारे में खत्म हो चुके थे, इसलिए वो इसी भ्रम में रहे कि मैंने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने भ्रष्टाचार के बारे में तो बोल दिया कि बाद में शुरू हो चुका था, ऊपर के स्तर तक शुरू हो चुका था, वहां भी वो रोक नहीं पाए। शायद उनकी मजबूरी होगी, आखिरी में वो पार्टी के एक सदस्य मानव है, सर, तो नेचुरली ये मैं चीजें आपको हो थोड़ा सा सकती है।